नमस्कार मित्रों, स्वागत है आप सभी का एग्री ज्ञानपीठ एकेडमी में। और आज के दिन जो आपका ऑर्गेनिक फार्मिंग चल रहा था सेकंड सेमेस्टर का, और उसी को लेके आपका वीडियो है। और इस वीडियो में जो भी आज की ट्रिक बनती हैं और जो भी आपका सिलेबस से संबंधित जो भी टॉपिक बचते हैं जो छूट गए हैं और जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, उनको मैं एक एक करके बता देता हूँ। थोड़ा वीडियो हो सकता है लंबा हो, देख लेते हैं कितने पेज हैं। नहीं, कोई ज़्यादा लंबा नहीं है, 15 पेज का है, आपको 15 पेज का है, ठीक है। तो एक मास्टर वीडियो समझ लीजिएगा इसको, जो भी समझ लीजिएगा। और ऑर्गेनिक फार्मिंग छोटा सिलेबस है, कोई ज़्यादा आपको पढ़ने में वो नहीं है, ठीक है। सिंपल से क्वेश्चन आएंगे आपके, थोड़ा अगर कॉमन सेंस होगा तो बहुत इंपॉर्टेंट, ज़्यादा मतलब वो नहीं है, ठीक है। कोई रॉकेट साइंस नहीं है, ठीक है। एफिल टावर जैसा बनाने वाला कोई काम नहीं है। तो ऑर्गेनिक फार्मिंग का सबसे पहले जो आपका मुख्य सिलेबस दिया है वो प्रिंसिपल और स्कोप दिया है इंडिया में, सबसे पहली लाइन दी हुई है, ठीक है। मतलब लाइन तो कई बहुत कुछ दिया हुआ है इसमें, ठीक है, डिटेल में जाएंगे। लेकिन जो आपके एग्जाम में आएगा वो आपके स्कोप और प्रिंसिपल से कुछ क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। क्या है ऑर्गेनिक फार्मिंग? तो यह खेती का वो तरीका है जिसमें रसायनों का बिल्कुल इस्तेमाल नहीं किया जाता है। हो सकता है आपको दे दे कि ऑर्गेनिक फार्मिंग में रसायन का उपयोग कम किया जाता है, लेकिन कम क्यों बिल्कुल ही नहीं किया जाता है, तो ऐसे क्वेश्चन बना सकते हैं, ठीक है। तो ध्यान रखना, ऐसे इंटरव्यू में आपसे पूछा जा सकता है, ठीक है। यहाँ प्रकृति के तरीके से, जैसे आप अगर आप बड़े एग्जाम देंगे तो वहाँ पर ऐसे क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं मित्रों, ठीक है। क्वेश्चन बहुत छोटा होगा, ऐसे क्वेश्चन आपको फंसा देते हैं। बिल्कुल नहीं किया जाता है और बहुत कम किया जा सकता है, दो में ही फंस जाओगे। तो यहाँ प्रकृति के तरीके से ही खेती की जाती है, जैसे जैविक उर्वरक और प्राकृतिक कीटनाशक। जो प्राकृतिक कीटनाशक हैं, बताओ भाई प्राकृतिक कीटनाशक का उदाहरण क्या है? तो जैसे कि नीम हो गया, ठीक है। अगला है प्रिंसिपल क्या है, तो याद रखना है 3 PS, ध्यान रखो, 3 PS। इसका मूल सिद्धांत के लिए 3 PS ध्यान रखो। 3 PS का मतलब पहला है प्रोटेक्शन, दूसरा है प्रिजर्वेशन। प्रोटेक्शन मतलब पर्यावरण की सुरक्षा, प्रोटेक्ट मतलब प्रोटेक्ट करना, सुरक्षा करना। दूसरा है प्रिजर्वेशन यानी मिट्टी और पानी का संरक्षण करना। तीसरा है प्रोडक्शन यानी सतत उत्पादन यानी सस्टेनेबल। देखो सस्टेनेबल, सतत उत्पादन का मतलब क्या होता है? सतत जहाँ पे जुड़ जाए ये समझ लीजिएगा। कोई भी चीज़ है उसका हम उपयोग इस तरीके से करें ताकि हम भी भूखे ना रहें और आने वाली हमारी पीढ़ी है वो भी भूखे ना रहें, ठीक है। अब ऐसा नहीं है जैसे कि मृदा है, मृदा को हम बर्बाद करते जा रहे हैं, इतनी ज़्यादा केमिकल फर्टिलाइजर डालते जा रहे हैं। हमें ये इतना होश ही नहीं है कि आने वाले हमारे जो बच्चे होंगे, जो हमारी पीढ़ी होगी, वो वहाँ पे उत्पादन करेगी। और जब तक वो पीढ़ी आएगी तब तक तो हम मिट्टी को बर्बाद कर देंगे, बंजर बना देंगे। तो ये चीज़ होती है, तो हमको सतत तरीके से उसका प्रयोग करना चाहिए, सस्टेनेबल एग्रीकल्चर करना चाहिए। इसी को कहते हैं सस्टेनेबल एग्रीकल्चर, ठीक है। हम पानी की बचत करें ताकि आने वाली पीढ़ी को ढंग से पानी मिले। अब ऐसा नहीं है उसको पानी खोदते वाटर लेवल ढूंढते ही ना मिले। आज अगर हमको वाटर लेवल ऊपर मिलता है तो हम ये मत सोचें कि आने वाली पीढ़ी को भी ऊपर मिलेगा, बल्कि ये तभी हम सोचें जब हम पानी का कुशल दक्ष तरीके से प्रयोग करेंगे मित्रों। तो ये आपका एक मानवीय तरीका भी है, आपका यही एक धर्म भी होना चाहिए मित्रों, ठीक है। तो संसाधनों को दक्ष तरीके से प्रयोग करना, ये आपके सस्टेनेबल फार्मिंग बहुत इंपॉर्टेंट है मित्रों। इस टर्म को अगर आप समझ जाओगे तो 4 से 5 प्रश्न आपके हो जाएंगे सतत तरीके से, ठीक है। 4 से 5 तुक्के आप आसानी से मार दोगे, तुक्के ही नहीं बल्कि आप डायरेक्ट ऑन द स्पॉट क्वेश्चन को करोगे, ठीक है। अगला है स्कोप क्या है, तो भारत में ऑर्गेनिक खेती का विस्तार तेजी से हो रहा है, खासकर कहाँ पे? पंजाब हो गया, ऊपर वाले हिसाब, ऊपर वाले इधर ये मैप बना लीजिएगा। पंजाब हो गया, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, ये समझ लो, कश्मीर हो गया, यहाँ पे राजस्थान हो गया। तो ये खेती गरीब किसानों के लिए फ़ायदेमंद है क्योंकि लागत कम होती है, उत्पाद की गुणवत्ता अच्छी होती है, ठीक है। लेकिन आजकल कहाँ एक्सेप्टेबिलिटी के लोग स्वीकार ही नहीं रहे हैं भाई। आजकल ऑर्गेनिक फार्मिंग को कैसे समझ सकते हो? जैसे कि आज के दिन जो अंग्रेजी दवा आती है, ठीक है, अगर किसी से बोलो भाई आयुर्वेदिक खा लो तो नहीं खाएगा, क्योंकि उसको तुरंत लाभ चाहिए, और तुरंत लाभ के चक्कर में वो अपना शरीर भी बर्बाद कर रहा है। ऐसे ही हम तुरंत लाभ के लिए मिट्टी को बर्बाद करते जा रहे हैं। हो सकता है आयुर्वेदिक दवा जो होती है थोड़ा कम समय में फ़ायदा करे, लेकिन जड़ से आपकी जो भी आपकी मर्ज होती है उसको जड़ से आपका समाधान निकलती है। अगर आपको कोई बीमारी है, अगर आपको आयुर्वेदिक दवा खानी है तो उसको कंटिन्यू खाएं, परहेज के साथ खाएं। लेकिन आज के दिन ऑर्गेनिक फार्मिंग कहाँ कोई कर रहा है भाई। इंसान को चाहिए 5 किलो 10 किलो 6 कुंटल प्रति बीघा में गेहूं का उत्पादन, लेकिन ऑर्गेनिक फार्मिंग में हो सकता है आपका उत्पादन थोड़ा घट जाए, ठीक है, क्योंकि चीज़ें कुछ डिले हो जाती हैं। लेकिन अब कुछ लोग कहते हैं कि पूरे भारत सरकार को ऐसा करना चाहिए कि पूरे देश में ऑर्गेनिक फार्मिंग को बढ़ावा देना चाहिए। मित्रों ऐसा भी नहीं है। अगर हम पूरे देश में एकदम ऑर्गेनिक फार्मिंग को बढ़ावा देते हैं तो देश हमारा कंगाल हो जाएगा मित्रों। एग्रीकल्चर, एक्सपोर्ट, इंपोर्ट सब पे प्रभाव पड़ेगा। उदाहरण श्रीलंका को देख लो, कितना बर्बाद हो गया था ऑर्गेनिक फार्मिंग की वजह से। हमको धीरे धीरे छोटे लेवल से काम करना, जैसे कि सिक्किम हो गया, सिक्किम में शायद 100% ऑर्गेनिक फार्मिंग को मंजूरी मिल गई है, 100% होती है। तो जैसा सिक्किम में मॉडल फॉलो किया है ऐसा ही राजस्थान में करो, ऐसा उत्तर प्रदेश में करो, ऐसा मध्य प्रदेश में करो। तो कुछ स्टेट को लेके चलो, एकदम से नहीं मित्रों, एकदम से कंगाली के सिवाय और कुछ नहीं मिलेगा। और आप लोग अपने घर के स्तर पे करना सीखो थोड़ा थोड़ा। अगर आप लोग अपने खाने के लिए भी थोड़ा ऑर्गेनिक फार्मिंग का, जैसे सब्जियां वगैरह होती हैं वहाँ पर भी यूज़ करेंगे तो धीरे धीरे इसकी मात्रा बढ़ती जाएगी, ठीक है। एकदम से बहुत बड़ा नहीं करना है, छोटे से स्तर से करना है, स्वतः वो होते जाएगा, ठीक है। अगला है क्वेश्चन, तो ऑर्गेनिक फार्मिंग का स्कोप इतनी जगह है, कहाँ का?
पंजाब, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, कश्मीर, राजस्थान में बहुत तगड़े से हो रही है। सिक्किम को तो आपको पता ही होगा, तभी मैंने वो नहीं किया है। सिक्किम तो आजकल बच्चे बच्चे भी जानता है, ठीक है। 3PS तो बता ही दिया है, ठीक है। इनिशिएटिव टेकन बाय गवर्नमेंट, सेंट्रल, स्टेट एनजीओज, आपका सिलेबस दिया है। इनिशिएटिव कौन कौन से गवर्नमेंट द्वारा लिए गए हैं, कौन कौन से कदम उठाए गए हैं ऑर्गेनिक फार्मिंग के लिए। तो सबसे बड़ा एक प्रोग्राम गवर्नमेंट का चलता है मित्रों, कौन सा है, एक सेकंड। सबसे बड़ा जो प्रोग्राम है गवर्नमेंट का चलता है, इसको कहते हैं शॉर्ट में NPOP, यानी नेशनल प्रोग्राम फॉर ऑर्गेनिक प्रोडक्शन, यानी केंद्र सरकार का कार्यक्रम है ऑर्गेनिक खेती को जो प्रमोट करता है। एक है PKBY, इनका फुल फॉर्म जरूर ध्यान रखना है, ये आपके डायरेक्ट सिलेबस से संबंधित फुल फॉर्म आएगा। ऐसे क्वेश्चन कोई नहीं ढूंढ पाएगा मित्रों, बहुत मेहनत लगती है। कई सारे प्रोग्राम चल रहे हैं, लेकिन आने में आपके BSc एग्रीकल्चर में जो पूछे जाएंगे ये 2 क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर गवर्नमेंट के इनिशिएटिव आप पूछता है तो यही पूछेगा। तो इसका फुल फॉर्म है परंपरागत कृषि विकास योजना। यह योजना किसानों को क्लस्टर क्या होता है, छोटे छोटे एक तरीके से वो क्या बोलते हैं उसको, जैसे कि डिस्ट्रीब्यूटर टाइप के बना देते हैं, ठीक है, एक बढ़िया इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करके। तो यह योजना किसानों को क्लस्टर बना के ऑर्गेनिक खेती सिखाती है, ठीक है, क्लस्टर तैयार किए जाते हैं। राज्य सरकार ने जैसे कि मित्रों उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश हो गया, अलग अलग स्कीम वगैरह शुरू की हैं। इस तरीके से हमारी उत्तर प्रदेश सरकार को भी अभी और ज़्यादा काम करने की ज़रूरत है, ठीक है। NGO और ऑर्गेनाइजेशन की बात करें तो कौन कौन से NGO हैं, तो जैसे ऑर्गेनिक फार्मिंग एसोसिएशन ऑफ इंडिया है, एक कृषि विज्ञान केंद्र है, KVK भी सपोर्ट करते हैं। सॉइल हेल्थ मैनेजमेंट ऑर्गेनाइजेशन है, ये संस्था जो होती है किसानों को शिक्षा, प्रमाणीकरण और मार्केटिंग में मदद करती है। कौन सी संस्था है, तो सॉइल हेल्थ मैनेजमेंट ऑर्गेनाइजेशन है, डायरेक्ट पूछ सकता है, ठीक है। ट्रिक मतलब कोई वैसी ट्रिक नहीं है जो आपको घुला के पिला देना है, ठीक है, मतलब लिख दिया है ताकि आप लोग मौज मस्ती से पढ़ते जाएं। तो सरकार, NGOs मिलकर किसानों को नए रास्ते दिखाते, खेती को स्वच्छ और सुरक्षित बनाते हैं। एक शानदार सटीक बात है। ऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट रिसोर्स एंड इट्स फोर्टिफिकेशन दिया है आपका सिलेबस में। तो क्या है ये, देखो मित्रों, कंपोस्ट का मतलब क्या होता है, जैविक कूड़ा, सड़ा हुआ पदार्थ, डायरेक्ट ध्यान रखो, ये कंपोस्ट हो गया। बर्मी कंपोस्ट केचुए के द्वारा बनाया गया खाद होता है। ग्रीन मैन्योर होता है हरी खाद, जो फसलें जो भूमि में मिलाई जाती हैं। तो ये एक जैसे लगते हैं तो आपको थोड़ा कंफ्यूज करेंगे। अगर लोग पूछते हैं कंपोस्ट क्या है, बर्मी कंपोस्ट, ग्रीन मैन्योर क्या है, तो आपको एक ही चीज़ ध्यान आएगी, ठीक है। तो तीनों चीज़ें अलग अलग हैं, बहुत अलग अलग हैं। तो बायो फर्टिलाइजर क्या है, जैसे कि राइजोबियम है, एजोटोबैक्टर है, एजोस्पाइरिलम है, ये नाइट्रोजन फिक्सेशन करते हैं, ठीक है। अगला है फोर्टिफिकेशन। फोर्टिफिकेशन का मतलब क्या होता है, जैविक खादों में कभी कभी माइक्रो न्यूट्रिएंट जैसे कि जिंक के बोरान मिलाए जाते हैं ताकि पौधों को बेहतर मतलब वृद्धि बेहतर हो। देखो फोर्टिफिकेशन का मतलब क्या होता है, कोई भी चीज़ एक्स्ट्रा ऐड कर देना। कैसे, जैसे आजकल चावल है तो चावल में खूब फोर्टिफिकेशन चल रहा है। चावल में पोषक तत्व तो डाल दिए जाते हैं। जैसे हमें अगर विटामिन, कोई भी विटामिन 6 डालना है, विटामिन 5 डालना है, तो हम क्या करेंगे, चावल में मिला देंगे। अब जो चावल हम लोग खाएंगे तो हमारे अंदर विटामिन की कमी नहीं रहेगी, जो विटामिन चाहते हैं। तो इसी तरीके से जैविक खाद में कभी कभी माइक्रो न्यूट्रिएंट कौन कौन, जैसे जिंक के बोरान मिला दिए जाते हैं, और जिंक और बोरान से पौधों की जो वृद्धि होती है काफ़ी बेहतर होती है। अब आप अलग से जिंक बोरान मत दो खेतों को, फसल में, ठीक है। तो ट्रिक क्या है, मतलब कंपोस्ट, बर्मी, हरी खाद और जीवाणु मिट्टी को कैसे बनाते हैं, खुशहाल बनाते हैं। तो भाई तू खुशहाल बनाता है भाई तू। अगला है रेस्ट्रिक्शन नो न्यूट्रिएंट यूज इन ऑर्गेनिक फार्मिंग, ये सिलेबस की लाइन है। क्या नहीं इस्तेमाल होता है, तो रेस्ट्रिक्शंस क्या है देखते हैं। जैसे कि रासायनिक उर्वरक आप यूज नहीं करोगे ऑर्गेनिक फार्मिंग में, चाहे यूरिया हो चाहे DAP, ये पूरी तरह से मना है। भारी धातु युक्त उर्वरक जैसे कि क्रोमियम है, लेड है, बिल्कुल नहीं कर सकते हो, ठीक है। सिंथेटिक मिक्सचर नहीं यूज कर सकते, क्यों नहीं कर सकते हो, वो तो सभी को पता होगा, ये मिट्टी की प्राकृतिक शक्ति को नुकसान पहुंचाते हैं। जो प्रकृति ने हमें दी है वैसा नहीं, ये अप्राकृतिक बना देते हैं, पर्यावरण प्रदूषण बहुत बढ़ाते हैं, तभी गवर्नमेंट इसके खिलाफ है। तो भाई केमिकल से बचो, मिट्टी को हरा भरा रखो। चॉइस ऑफ क्रॉप्स एंड वेराइटीज़ इन ऑर्गेनिक फार्मिंग दिया हुआ है अगला लाइन, यानी कौन कौन सी फसलें हैं, तो जैसे कि अनाज है, बाजरा है, गेहूँ, स्थानीय किस्में, इनका यूज़ करो। दलहन, अरहर, इनका सबका काफ़ी अच्छे पैमाने, यानी फलों के लिए लोकल वैरायटी ज़्यादा बेहतर होती हैं, ठीक है। तो हर एक चीज़ लोकल ही बढ़िया होती है भाई। क्यों, ये किस्म कम रसायन मांगती हैं और जैविक पद्धति से बेहतर उगती हैं। स्थानीय खेती से फायदा भारी, पर्यावरण भी रहता खुशहाली, ठीक है। देख रहे हो ना, स्थानीय हमारे गांव देहात में कितना अच्छा चीज़ें, मतलब कितनी अच्छी तरीके से चीज़ें चलती थी, और आज भी उन्हीं चीज़ों की ज़रूरत है भाई। हमें परंपरागत चीज़ों को नहीं भूलना चाहिए। जो बाप दादा के ज़माने से चल रहा है ना, वही हमारी ज़िंदगी और हमारी दुनिया को बचाएगा, ना कि आज मॉडर्न तकनीक जो आ गई है, केमिकल आ गए हैं, ये कुछ ही दिन के लिए मेहमान हैं, बाकी ये हमको नहीं बल्कि हमें तो बर्बाद कर ही रहे हैं। खेती को बर्बाद कर रहे हैं तो हम भी बर्बाद हो रहे हैं। कैसे, जैसे हम लोग बहुत सारे केमिकल डाल रहे हैं, केमिकल डालने के बाद में जब फसलें खाते हैं, जो वहाँ से उत्पादन होता है, चाहे हम गेहूँ हो चाहे मक्का हो, जो भी हम खाते हैं, डायरेक्ट कैंसर जैसी बीमारियाँ हो रही हैं, तो हम भी बर्बाद हो रहे हैं ना, मृदा भी बर्बाद हो रही है, लोग भी बर्बाद हो रहे हैं, बर्बादी है भाई। फंडामेंटल इन अगला है लाइन आपका, फंडामेंटल ऑफ इंसेक्ट पेस्ट डिजीज एंड बीड मैनेजमेंट अंडर ऑर्गेनिक मोड, ठीक है। कीट और रोग नियंत्रण के लिए क्या क्या जरूरी है, तो जैविक कीटनाशक, ऑर्गेनिक फार्मिंग में जैविक कीटनाशक का प्रयोग करो, जैसे नीम का तेल हो गया। ये क्या दे दिया है भाई, थोड़ा इसको देखते हैं बाद में। बायोपेस्टिसाइड BT, बायोपेस्टिसाइड का उदाहरण मतलब BT का फुल फॉर्म कोई कमेंट बॉक्स में बताया, आपके कमेंट बॉक्स को पिन कर दिया जाएगा, आप बहुत इंटेलिजेंट माने जाओगे।
पौधों का चक्र क्या है, तो फसलों को बार बार ना लगाएं ताकि कीट कम हो, फसलों को बार बार ना लगाएं। अब ऐसा नहीं है कि फसल बोलिए और फिर बार बार अधिक उत्पादन के लिए, पैसा कमाने के लिए वही लगा रहे हो, तो इसका मतलब ये नहीं कि आप बहुत अच्छे कह जाओगे, ठीक है, बल्कि आप अपनी मिट्टी को और कीटों को बढ़ा रहे हो, ठीक है। प्राकृतिक शत्रु क्या होते हैं, जैसे कि लेडी बर्ड है, प्रेडेक्टर कीट होते हैं, ये प्राकृतिक कीट होते हैं। अगला है बीड मैनेजमेंट के लिए, ऑर्गेनिक फार्मिंग के लिए क्या करना चाहिए, तो भाई हाथ से हटाओ, ना कि आप सीधे केमिकल डालो, तो ऑर्गेनिक फार्मिंग का मतलब ही नहीं रहेगा। जुताई कर दो, मल्चिंग से रोकथाम करो, जड़ से निकालना जरूरी है। कोई भी खरपतवार है उसे ऊपर ऊपर नहीं है, ऐसा नहीं है तनाई खोद के निकाल दिया, केवल उसको जड़ से निकालो मित्रों, जड़ से, तभी वो जड़ से ही खत्म होगा। तो भाई नीम से बचाओ प्रकृति से सहारा पाओ, नीम से बचाओ प्रकृति से सहारा पाओ। सर्टिफिकेशन की प्रोसेस क्या है वो भी बता देता हूँ, एक सेकंड। देखो एनपीओपी ऊपर बता चुके थे, तो एनपीओपी द्वारा निर्धारित मूल्यों का पालन करना होता है। किसान को कम से कम 3 साल रासायनिक उर्वरक और कीटनाशक न लगाने का प्रमाण देना होता है, समझ रहे हो ना। 3 साल रासायनिक उर्वरक और कीटनाशक हम भैया नहीं लगाएंगे, ये हमको एक मतलब प्रमाण देना होता है, साक्ष्य देना होता है। फील्ड का निरीक्षण होगा, लैब टेस्टिंग होगी, मार्केटिंग प्रोटोकॉल होगा, ये सारी चीज़ें होगी, ठीक है। महत्व क्या है इस चीज़ का, तो उपभोक्ता को भरोसा मिलता है कि उत्पाद वाकई जैविक है, उत्पाद की कीमत बढ़ती है, तो ये आपकी सारी प्रोसेस होती है, और भविष्य में अगर आप करना चाहते हैं तो काफ़ी फायदेमंद रहेगा। तो भाई 3 साल का इंतजार, प्रमाण पत्र बनाए व्यापार, ठीक है। और अगला है आपका 3PS तो हो चुका है। तो गवर्नमेंट के इनिशिएटिव एनजीओज वगैरह क्या है, इनको मैंने बता दिया था, और इनका फुल फॉर्म तो पता ही होगा, नहीं पता ऊपर देख लेना। सरकार एनजीओ मिलकर बढ़ाते काम, ठीक है, बिल्कुल सही है, एकदम राइट, एकदम राइट है भाई। तो ऑर्गेनिक फार्मिंग क्या है, फिर से अगर एक बार देख लो, बढ़िया सटीक परिभाषा है। तो बिना रासायनिक उर्वरक, कीटनाशकों या सिंथेटिक केमिकल्स के खेती करने की विधि है। उद्देश्य होता है मिट्टी की उर्वरता बढ़ाना, पर्यावरण सुरक्षा, स्वास्थ्य को संरक्षित करना, सुरक्षित रखना। मुख्य तत्व हैं प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण, जैव विविधता को बढ़ावा देना, पर्यावरण के अनुकूल खेती होती है, बहुत सही, ठीक है। प्रिंसिपल क्या होते हैं, प्राकृतिक चक्र का संरक्षण होता है, प्राकृतिक पोषण चक्र को बनाए रखने और सुधारने के लिए उपयोगी होता है। मिट्टी के स्वास्थ्य के लिए, मिट्टी के जैविक जीवन को काफ़ी बढ़ावा देता है, ठीक है। जैव विविधता यानी बायोडाइवर्सिटी के लिए काफ़ी उपयोगी होता है। विभिन्न फसलों और जीवों की विविधता को बनाए रखने के लिए। स्टेबिलिटी बहुत इंपॉर्टेंट है, स्टेबिलिटी यानी स्थिरता, कृषि प्रणाली को लंबे समय तक स्थायी बनाना। भाई ऑर्गेनिक फार्मिंग करोगे तो लंबे समय तक क्या, बहुत ही दिन तक हमारी जो मृदा है वो जीवित रहेगी माँ, ठीक है। स्वास्थ्य में तो पता ही भैया, चाहे मानव हो, पशु हो, पर्यावरण हो, भाई पशु भी चारा खाते हैं ना, तो वही है। स्थानीय संसाधनों का उपयोग, स्थानीय और प्राकृतिक संसाधनों का ज़्यादा से ज़्यादा प्रयोग करना, बढ़ावा देना वगैरह वगैरह, ठीक है। भारत में ऑर्गेनिक फार्मिंग का स्कोप तो बता ही दिया है। देखो भारत में मिट्टी प्रदूषण बढ़ रहा है, ऑर्गेनिक फार्मिंग इसे रोक सकती है, पता है। जैविक उत्पादों की मांग घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय बाजार में बढ़ रही है भैया, इंटरनेशनल डिमांड बहुत ज़्यादा है जैविक चीज़ों की। भाई एक चीज़ बताएं, अगर आप कहीं बाहर निकल जाते हैं ना, जैसे कि आप एग्रीकल्चर से हो ना, BSc एग्रीकल्चर से किए हो, थोड़ा दिमाग लगाओ। अगर आप कोई भी ककड़ी है, तरबूज है, खरबूज है, ये चीज़ें हैं ना, अगर आप इनको जैसे सभी लोग बेचते हैं ना, मार्केट में एक्सपोर्ट करते हैं, बाहर बेचते हैं, अगर आप भी इसी तरीके से करोगे तो फिर वही रेट मिलेगा जो सभी को मिलता है, उतना ही अमीर बन पाओगे जितना सभी बनते हैं। लेकिन अगर आप थोड़ा उसमें एक्स्ट्रा वैल्यू एडेड चीज़ें कर देंगे, जैसे कि बड़ी मार्केट में ले जाओ, बड़ी बड़ी जगह पे, बड़ी बड़ी बाजार में जहाँ अच्छे अमीर खानदान के लोग रहते हो, बढ़िया तरीके से ले जाओ और वहाँ पे बताओ भाई ऑर्गेनिक फार्मिंग वाली चीज़ें हैं। सिर्फ बताना ही नहीं है, बल्कि ऑर्गेनिक फार्मिंग करते हो, ठीक है, तो काफ़ी लोग जो होते हैं वो, भाई कौन नहीं चाहता कि हम अभी और ज़िंदा रहना चाहते हैं, कोई हमको मर्ज ना हो, कोई बीमारी ना हो। बताओ ऑर्गेनिक फार्मिंग है, अगर आप 20 रुपये में बेचते हो ना, तो ऑर्गेनिक फार्मिंग का बहाना ना बनाकर, बल्कि ऑर्गेनिक फार्मिंग वाली चीज़ें आप 50 रुपये केजी बेच सकते हो, 50 रुपये किलो, डबल ट्रिपल जैसा बेच पाओ भाई, बहुत बहुत बढ़िया। जैविक उत्पादों की मांग घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय बता ही चुका हूँ। देखो हिमालय क्षेत्र में काफ़ी इंपॉर्टेंट खेती मानी जाती है, जैसे हिमालय क्षेत्र बता चुका हूँ, जैसे उत्तराखंड है, जम्मू कश्मीर है, हिमाचल प्रदेश है, उत्तर पूर्व यानी नॉर्थ ईस्ट क्षेत्र में देख लो, दक्षिण भारत के कुछ हिस्सों में भी आजकल हो रही है, ठीक है। फायदेमंद तो पता ही है कैसे क्या है, भारत सरकार की पहल तो बता ही चुका हूँ, बताने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। देखो हर राज्य में जैविक खेती के लिए एक स्वतंत्र बोर्ड बना हुआ है। बोर्ड का काम क्या होता है, जैविक खेती कैसे करना है, क्या नहीं करना है, सारी चीज़ें, एक जागरूकता फैलाना, सारी चीज़ें जैविक खेती के बारे में कौन बताता है, तो एक जैविक नियंत्रण बोर्ड बना होता है, ठीक है। एक सेकंड भाई, एक सेकंड, थोड़ा हैंग कर गया है लगता है, बहुत सही, हैंग भी करना जरूरी है भाई, गर्मी में अच्छे हैंग कर जाते हैं, ये तो स्मार्ट चीज़ें हैं, ठीक है। तो क्या हो गया भाई, एक सेकंड। तो एनजीओ और अन्य संस्थान के हैं, तो एनजीओ के उदाहरण जैसे ऑर्गेनिक फार्मिंग एसोसिएशन ऑफ इंडिया जो जागरूकता फैलाते हैं। रिसर्च इंस्टीट्यूशन कौन से हैं भाई, रिसर्च कौन कौन करता है ऑर्गेनिक फार्मिंग पे, ICR करता है, ICR तो पता ही होगा। CIO या फिनिश सेंटर इंस्टीट्यूट ऑफ ऑर्गेनिक फार्मिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, और ऐसे फुल फॉर्म बहुत पूछे जाते हैं भाई। कृषि विश्वविद्यालय काफ़ी हैं, ठीक है। क्या हो रहा है यार, एक सेकंड भाई, एक सेकंड, ठीक है। ऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स, रिसोर्स एंड फोर्टिफिकेशन तो बता ही चुका हूँ।
ठीक है। वर्मी कंपोस्ट क्या है? पृथ्वी के कीड़ों द्वारा तैयार किया गया खाद, थोड़ा और सरल तरीके से। हरी खाद जैसे मूंगफली, राजमा वगैरह वगैरह, ठीक है, तो बहुत सरल भाषा में बताया गया है। बायोगैस स्लरी क्या होता है? ऊर्जा उत्पादन के लिए जो ऊर्जा उत्पादन के बाद जो बची जैविक खाद होती है, ठीक है। इस वीडियो को देखने से आपके दिमाग में काफ़ी चीज़ें क्लियर हो रही हैं। भले आपको लगता है इसमें बता क्या रहे हैं, बल्कि इसमें आपको वही बता रहे हैं। आप ये वीडियो देखने के बाद में आपको ऑर्गेनिक फार्मिंग बिल्कुल आसान लगने लगेगा, क्योंकि आप जब आपके सामने पेपर होगा ना, तो आपको ये सारी चीज़ें वहाँ पे फील आएंगी। सारी चीज़ें आपके ऑप्शन अपने आप में लगते जाएंगे, टिक अपने आप से लगते जाएंगे। केवल वीडियो देखना है, उसके बाद में आनंद लेना है एग्जाम में, असली एग्जाम में, एग्जाम हॉल में, ठीक है। ऑर्गेनिक फार्मिंग में पोषण की सीमाएं क्या होती है भाई? रेस्ट्रिक्शन तो होते हैं, रासायनिक उर्वरक मत डालो भाई, सिंथेटिक कीटनाशक वगैरह वगैरह ये सब मत डालो भाई, ये डालोगे दिक्कत होगी। प्रिकॉशन मतलब मिट्टी और फसल की सही जांच के बिना किसी भी रासायनिक उपयोग से बचें, ठीक है। अच्छी तरीके से पहले प्रिकॉशन जरूरी होता है, ठीक है। इसको देख लेना। थोड़ा आगे बढ़ते हैं। जैविक नियंत्रण क्या क्या किससे होता है? तो नीम से होता है, तुलसी, लहसुन आदि से कीट नियंत्रण कर सकते हैं। पैदावार को रोकने वाले कीटों का संरक्षण कैसे होता है? जैसे लेडी बर्ड, बीटल हो गया, बैक्टीरिया होगा। फसलों के बीच कीटों की रोकथाम के लिए ट्रैप क्रॉपिंग कर सकते हैं। बीड मैनेजमेंट के लिए मैनुअल हटाना, मल्चिंग करना, जीवाणु हर्बिसाइड का प्रयोग करना वगैरह वगैरह, ठीक है। प्रमाणन प्रक्रिया की बात करें, फार्म से लेकर खेत तक सख्त निरीक्षण करना है। गर्मी बहुत ज़्यादा है मित्रों, और आज इन्वर्टर वैटर सब डाउन है, तो समझ सकते हो पसीना बहुत तेज़ निकल रहा है। लेकिन ये पुष्पा है भाई, छोड़ेगा नहीं आपको, बिल्कुल भी नहीं छोड़ेगा जब तक ये एग्जाम को फोड़ नहीं दोगे ना। ऑर्गेनिक सर्टिफिकेशन प्रोसेस स्टैंडर्ड्स क्या है? प्रमाणन प्रक्रिया की बात करें तो फार्म से लेकर खेत तक सख्त निरीक्षण, सर्टिफिकेशन बता ही दिया है, 3 साल का समय वगैरह, लेबलिंग इसको हटाओ, ठीक है। तो मित्रों समझ सकते हो ना, बहुत एक्सपीरियंस के साथ चीज़ें बनाई जाती हैं। ऐसा नहीं है कि अट्टू पट्टू बना दिए हैं वीडियो तो कुकू कर रहे हो यूट्यूब पे, तो ऐसा कुछ नहीं है हमारे यहाँ पे, ठीक है। बहुत रिसर्च करके सारी वीडियो बनाई जाती हैं, और पुराने पेपर के पैटर्न को ध्यान में रखकर, ठीक है। आपको बिल्कुल एक तरीके से बूटी पिला दी जाती है यहाँ पे, ठीक है। इन्फॉर्मेंट टिप्स एग्जाम के लिए, इसको छोड़ो भाई, ये कोई नहीं आने वाला है। हमेशा सिद्धांत, सरकार की योजना, सर्टिफिकेशन, हाँ देखो, मतलब ये इसलिए दिया है कि सरकार की योजनाएं और सर्टिफिकेशन प्रोसेस वगैरह ध्यान रखो, इसमें क्वेश्चन पूछ सकता है। तो 3 साल जहाँ पर आपको दिखे तो 3 साल लगा देना भाई, 3 साल के लिए ऑर्गेनिक फार्मिंग में ज़्यादा चीज़ें होती हैं, ठीक है। और इसको हटाओ, ये ऑर्गेनिक फार्मिंग आपका सिलेबस था, इससे संबंधित देख लेते हैं। हालांकि इससे संबंधित ऊपर काफ़ी चीज़ें बता दी गई हैं, और जो कुछ रह गया वो नीचे देख लो भाई, और क्या कर सकते हो मित्रों। ऑर्गेनिक खेती में पौधों को पोषण देने के लिए रासायनिक उर्वरकों की बजाय प्राकृतिक और जैविक स्रोतों का उपयोग किया जाता है। ये स्रोत मिट्टी के जैविक गतिविधि को बढ़ाते हैं, जिससे मिट्टी की उर्वरता स्थायी बनी रहती है। कंपोस्ट तो बता ही दिया, इसमें यही सब है। कंपोस्ट, वर्मी कंपोस्ट वगैरह क्या क्या है पृथ्वी के। देखो जो कंपोस्ट होता है उससे क्या होता है? नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम से समृद्ध होता है। कौन? कंपोस्ट, ठीक है। वर्मी कंपोस्ट या पौधों की वृद्धि और रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाता है, ठीक है। हरी खाद पता ही है, FYM फार्म यार्ड मैनर, गोबर की खाद भी पता है। बायोगैस स्लरी भी पता है, यानी बायोगैस संयंत्र से निकलने वाली स्लरी, जो जैविक खाद के मतलब जो कूड़ा कचरा होता है, ठीक है, जो जैविक खाद के रूप में काफ़ी इस्तेमाल होती है, काफ़ी फायदेमंद होती है भाई। ह्यूमिक एसिड और फ्लूबिक एसिड क्या है? ये मिट्टी की उपजाऊ शक्ति बढ़ाने वाले कार्बनिक पदार्थ हैं, जो पौधों के पोषण को बढ़ावा देते हैं, ठीक है। ऑर्गेनिक पोषण स्रोतों को पोषक तत्वों की कमी से बचाने के लिए फोर्टिफिकेशन तकनीक अपनाई जाती है। किस लिए? ऑर्गेनिक पोषण स्रोतों की पोषक तत्वों की कमी से बचाने के लिए, जैसे कंपोस्ट में सूक्ष्म पोषक तत्व जैसे कि जिंक, कॉपर, बोरान को मिलाना वगैरह। बायो फर्टिलाइजर का उपयोग राइजोबियम, एक्टोबैक्टर, जोरोस्पाइरिलम बता चुका हूँ, ठीक है। सिंथेटिक उर्वरक क्या है? जैसे DAP, यूरिया का उपयोग मना है, ये सब इनका प्रयोग नहीं करेंगे, ऊपर रिपीट हो गया है, ठीक है। और क्या कुछ बचा है देख लेते हैं भाई। बस इतना ही है मित्रों। तो और भी जो कुछ आपका वीडियो बनेगा तो आज शाम तक आपका अपलोड हो जाएगा, ठीक है। सब हो जाएगा मित्रों, बिल्कुल चिंता करने की बात नहीं। ये वीडियो आपको देख लेना है, और आपका अगर बेसिक भी नहीं क्लियर है, ये वीडियो आपके लिए रामबाण है। इस वीडियो को सुनना है, पढ़ने याद करने से ज़्यादा केवल वीडियो को सुनना है। 2 से 3 बार सुन लो, आपका पेपर अपने आप छूमंतर हो जाएगा, ठीक है। और जो भी वीडियो मैंने 7-8 वीडियो अपलोड किए हैं वो भी देख लेना, ठीक है। हालांकि ऑर्गेनिक फार्मिंग से संबंधित ज़्यादा हम रिसर्च भी नहीं कर पाए। क्यों? क्योंकि भाई क्या रिसर्च करें, क्वेश्चन नॉर्मल पूछेगा, केवल आपके मन पे IQ लेवल अगर आपका अच्छा है, चीज़ें की सोचने समझने की क्षमता अच्छी है, तो आप कर लोगे ना। आपको ये ऐसा तो आएगा नहीं, बताओ भाई गवर्नमेंट का ये प्लान है, बताओ ऑर्गेनिक फार्मिंग में कितने पार्ट होते हैं, 3 होते हैं, 4, कुछ नहीं भाई, सिंपल सी चीज़ें आएंगी। तो भाई घबराना नहीं है। फिर मिलता हूँ मित्रों। एक चीज़ ध्यान रखना है, सब्सक्राइबर बहुत ही कम है, व्यूज़ बहुत ज़्यादा जा रहे हैं, सब्सक्राइब बहुत कम है। तो आपसे छोटा कर्तव्य है, पढ़ाई के साथ ईमानदारी बहुत ज़रूरी है। ईमानदारी यही है कि अगर हम आपके लिए कर्तव्य कर रहा हूँ तो आपका छोटा सा कर्तव्य बनता है। आपसे कोई पैसे भी नहीं खत्म हो रहे हैं। हालांकि आपने कई सारे ऐसे चैनल हो गए, चुम्मा चटे, तारू तारू, तो तारू तारू वाले कई सारे चैनल आपने सब्सक्राइब किए होंगे। छोटा सा सहयोग आप भी कर दें, ये भी कर दें, ये आपको अच्छी तरीके से अच्छे ट्रैक पे ले जा रहा है।
आप लोग अगर हमारा सहयोग बढ़ाएंगे, अगर हमारा कर्तव्य समझ के, आप अपना कर्तव्य समझेंगे और ताली मैं भी बजाऊंगा, आप भी बजाएंगे, जब दोनों हाथ से बजेगी तब काम धड़ल्ले से होगा। एग्जाम बहुत अच्छी से तरीके से आप पटक के नहीं बल्कि उठा के पटक के आओगे, ठीक है। और चैनल को सब्सक्राइब करें, और दिए गए लिंक से क्लिक कर लें और हमारे टेलीग्राम ग्रुप से डायरेक्ट ज्वाइन हो जाएं। वहाँ से सेमेस्टर से संबंधित जो भी इन्फॉर्मेशन होती है आपको डे बाई डे मिलती रहती है। फिर मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो के साथ, इसी ऊर्जा इसी एनर्जी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, टेक केयर, बाय बाय।